स्टार्ट विद द पॉजिटिव मूड, दैट इज चैप्टर नंबर 9, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या होता है। देखिए, आप सब लोग अपने लाइफ टाइम में या इवन एवरी वन गोज टू द मार्केट। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं जो मार्केट नहीं जाता। तो मार्केट एक फिजिकल प्लेस भी हो सकता है, जैसे दिल्ली का मार्केट, चांदनी चौक का मार्केट, मुंबई का मार्केट, जयपुर का मार्केट। हर जगह हर आपको टाउन में मार्केट देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है, यहाँ पे एक तो ये फिजिकल प्लेस हो गया, एक प्लस आपको ये भी है कि इवन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द ऑनलाइन जितना भी आपके मार्केट्स हो गए। जैसे आपका हो गया अमेज़ोन पे जितना भी आप ऑर्डर करते हैं, जो भी आप ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो, स्विगी। ठीक है, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ द मार्केट। इवन हॉस्पिटल भी एक तरह का मार्केट ही है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वहाँ पे सर्विस चाहिए, है ना। आपको वहाँ पे ठीक होना है, इलाज कराना है अपना। फिर स्कूल्स भी क्या है, एक तरह का आपको क्या है, बेसिकली एक तरह का मार्केट ही है, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे जो फीस देते हैं और आपको जो है एजुकेशन ऐसा सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो एवरीथिंग जहाँ पे डिमांड और सप्लाई होती है किसी चीज़ की, और वहाँ पे जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, तो डेफिनेटली वो एक मार्केट का ही आपका पार्ट है। तो यहाँ बात करने वाले हैं हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। तो यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि दिल्ली के मार्केट के बारे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट के मार्केट के बारे पढ़ेंगे। हर एक मार्केट का, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग फॉर्म ऑफ मार्केट होता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर हम बेसिकली जो है इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको मैंने। ठीक है, यहाँ पे अब एक बात ध्यान रखनी है, आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है कि जो डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन क्या है, एक तरह का ये मार्केट क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक अरेंजमेंट है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट है, जहाँ पे क्या होगा, आप यू आर एबल टू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड हैविंग द इकोनॉमिक एक्सचेंज। आप इकोनॉमिक एक्सचेंज करते हैं, मतलब आप जिसे सेलर है वो बायर से आके मिलता है। ठीक है, सेलर जो है बायर से आके मिलता है, एंड बेसिकली दे स्ट्राइक अ डील अबाउट अ प्राइस, विद अ प्राइस। उनकी एक डील होती है और चीज़ें जो हैं खरीदी और बेची जाती हैं। तो वो होता है मार्केट। तो मार्केट क्या है, बेसिकली एक तरह की एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करके देता है बायर और सेलर को, ताकि क्या हो सके, एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई डील हो सके, चीज़ें बेची और खरीदी जाएँ। बाकी इसके फीचर्स एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट यही ऊपर वाली चीज़ ही रिपीट की गई है। अब आते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर। देखिए, हर एक प्रोडक्ट का एक अलग मार्केट स्ट्रक्चर होता है। एक वीट का मार्केट स्ट्रक्चर अलग है, कार के मार्केट का स्ट्रक्चर का अलग है। तो ये क्या कैसे पता लगता है कि कार का मार्केट स्ट्रक्चर अलग है वीट से? तो कैसी कौन कौन से जो फीचर्स होते हैं अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर के, वो पढ़ के हम कोई भी प्रोडक्ट का एक मार्केट फॉर्म बता सकते हैं कि ये इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा या ये उस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। तो बेसिकली आप उसके बाद में एक जो प्रोडक्ट है उसे आप डिफर कर पाएंगे कि वो बेसिकली किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आता है। तो ये हमारा होता है मार्केट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन अगर आती है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर इज सिंपली रिफर्स टू अ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट, और कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पे जो है प्रोड्यूसर्स अपने ऑपरेट करते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डिटरमाइन करते हैं, या किसी प्रोडक्ट का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, या कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर जाएगा, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है डिटरमाइन करते हैं। तो ये फैक्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। मान लीजिए कि सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गेहूं का, वीट का। तो उसका जो सेलर्स है बहुत ज़्यादा है, तो उससे ऑब्वियसली बात है उसकी जो है सप्लाई क्या रहेगी, आपकी हाई रहने वाली है, और एक यूनिफॉर्म प्राइस आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वीट कहीं जगह पे आपके 100 रुपये किलो मिल रही है तो कहीं यहाँ पे 10 रुपये किलो। एक यूनिफॉर्म प्राइस ऑल ओवर इंडिया देखा जाता है आपका। क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है बहुत हाई है। एज इट इज़ सेम वे बायर्स भी उसके बहुत हाई हैं। ठीक है, तो बायर्स और सेलर्स उसके काफ़ी हाई हैं। तो ये वो एक तरह की क्या हो गई, एक 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 आपका एक फैक्टर हो गया जो कि ये डिटरमाइन करेगा ये किसी कोई प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। ठीक है, वो मार्केट स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का जो है आप क्या कह सकते हैं, सेलर्स बहुत कम है, तो हम कहेंगे इसका मार्केट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसे बेचने वाले बहुत कम है। ठीक है, हो सकते हैं उसको खरीदने वाले बहुत हों या खरीदने वाले भी कम हों। ठीक है, तो लेकिन अगर सेलर्स कम है तो डेफिनेटली उसकी सप्लाई जो है कम रहने वाली है, और किसी भी सप्लाई जब किसी कमोडिटी की कम रहती है तो उसमें क्या है, आपको प्राइस देख ऑब्वियसली बात है हाई देखने को मिलता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स और नंबर ऑफ बायर्स पे भी हमारा जो मार्केट डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि मोनोपोली है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये सब। तो यही बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन, तो ये सब बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स ही हैं। तो मैं
पहले इसको थोड़ा सा स्किप करके, मतलब आपको फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, इसके मतलब इसके जो फॉर्म फैक्टर्स हैं उस पे ध्यान दीजिए। बाकी ये जो है मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली हम आगे वाले आने वाले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में आगे हम आपको मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये देखिए कि नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स का क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि आपके उस प्रोडक्ट का नेचर क्या है, क्या वो होमोजीनियस है, क्या वो डिफरेंशिएटेड है। होमोजीनियस का मतलब होता है कि मतलब आइडेंटिकल, मतलब एक सेलर ए है, एक सेलर बी है। ठीक है, अब ये दोनों अगर एक ही सेम टू सेम चीज़ें, मतलब उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स रंग वंग सब कुछ सेम है, तो वो क्या होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए गेहूँ, तो गेहूँ क्या है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट है। एक फार्मर ए, फार्मर बी, फार्मर सी, फार्मर डी, सबके गेहूँ आपको एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पंजाब के फार्मर ने प्रोड्यूस किया है या उसके फार्मर ने, केरला के फार्मर ने, या मे बी महाराष्ट्र के, यूपी, वेर एवर द वीट प्रोडक्शन इज डन। एक होता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट में अब देखिए आपको देखने को मिलेगा कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, ठीक है, आपको डाबर भी है, पतंजलि भी है। तो कोलगेट का बिल्कुल आप जब यूज़ करेंगे टूथपेस्ट तो आप बता सकेंगे, और पेप्सोडेंट के यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट सबका टेस्ट जो है आपका सेम होगा, लेकिन काम तो सेम ही है, तो टूथपेस्ट ही, मतलब चीज़ एक ही बना रहे हैं लेकिन अलग फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब समझे मेरी बात। तो इसका अलग मार्केट होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी कि मार्केट का स्ट्रक्चर किसी कमोडिटी का कैसा है, क्या वो होमोजीनियस है, क्या वो क्या है डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट द मार्केट, कि जो सेलर्स जो बायर्स हैं क्या और सेलर्स हैं क्या उन्हें नॉलेज है अच्छी। ठीक है, मान लीजिए वीट है, अब वीट को सबको अच्छे से पता होगा ऑलमोस्ट कि क्या इसका प्राइस चलता है, तो यहाँ पे किसी को आपको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे प्राइस जो है आपका परफेक्ट नॉलेज होती है, वहाँ पे जो है एक यूनिफॉर्म सिंगल प्राइस जो है प्रिवेल करता है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा भी है, इफ़ द बायर्स एंड द सेलर्स हैव द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द market conditions, the price at which a product is being sold by the other sellers, and the nature, the quality of the product, then the single price would prevail। तो डेफिनेटली अगर बायर्स और सेलर्स को अच्छी नॉलेज है मार्केट कंडीशंस की, उसके प्राइस की, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिंगल प्राइस ही प्रिवेल करेगा। आप बेवकूफ़ तो बना ही नहीं सकते। और अगर मार्केट की नॉलेज अच्छी नहीं है तो वहाँ पे जो है प्राइस आपको फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा सेम कमोडिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट का मतलब है कि क्या कोई फर्म या क्या कोई सेलर या कोई प्रोड्यूसर, क्या वो उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी भी चीज़ को उगाने के लिए। अगर उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी मान लीजिए कोई भी एक फर्म है, उसे अगर रिस्ट्रिक्शंस है किसी चीज़ की, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं। तो अगर उसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या रहेगी, उसकी सप्लाई जो है कम रहेगी, और जब सप्लाई कम रहेगी तो प्राइस उसका हाई रहने वाला है आपका। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान में रखना कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट स्ट्रक्चर में जाएगा। क्लियर, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द मार्केट्स आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म, कि क्या कि कोई भी क्या फ्री है उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, या उसे प्रोड्यूस करने के लिए फ्री नहीं है। जैसे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट एट द फर्म्स मीन्स दैट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, भले वो मैन मेड हो या आपके नेचुरल हो, अगर कोई भी अगर फर्म को रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलते। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अल्कोहल। अल्कोहल में क्या है, आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिगरेट का प्रोडक्शन करना है, अल्कोहल का प्रोडक्शन करना है, आप नहीं कर सकते, ईजिली तो नहीं कर सकते। ठीक है, इलीगली अलग बात कर रहा हूँ, लीगली बहुत मुश्किल होता है, आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंस परमिशन लेने की पड़ता है। तो आपको आपने देखा होगा इसका प्राइस जो है कंपैरेटिवली हाई रहता है। मेरी बात समझ में आई। ठीक है, तो इसलिए हाई रहता है क्यों, क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट मतलब क्या कोई फर्म फ्री है एंटर करने के लिए, मतलब प्रोड्यूस करने के लिए, और जब मर्जी मन करे वो एग्जिट भी कर सकता है, अगर उसे लगेगा नहीं वो एग्जिट भी कर सकता है उससे। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर है, डिटरमाइन करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डिग्री ऑफ द प्राइस इन्फ्लुएंस। यहाँ कहने का मतलब है कि क्या कोई फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाता है, नहीं कर पाता। अगर कोई पर फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता तो उसे प्राइस टेकर बोलते हैं, क्योंकि उसे प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट में चल रहा है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अ फर्म कैन नॉट हैव एनी, जो फर्म जिसके पास जो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्राइस टेकर बोलते हैं। और जो फर्म जो जिसके पास पावर होती है इन्फ्लुएंस करने का प्राइस, उसे बोलते हैं प्राइस मेकर। तो प्राइस टेकर कौन सा होगा, डेफिनेटली जब सेलर्स बहुत ज़्यादा होंगे,
जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट होगी, बेसिकली आप कह सकते हो कि मतलब कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है आके कभी भी, तो डेफिनेटली उसका एक वो जो फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर ही होंगे, क्योंकि कोई एक सिंगल फर्म उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बताया वीट का, ठीक है, अगर कल के दिन एक फार्मर कहे मैं नहीं उगा रहा वीट, मैं उगाऊंगा नहीं, जो करना है कर लो, तो किसी एक फार्मर से कुछ हो सकता है पूरे इंडिया में? तो वो बोलेंगे मत उगाओ, उगाने वाले बहुत हैं। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, एक सिंगल फार्मर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तो ऐसे ही दे हैव टू बी अ प्राइस टेकर, उन्हें प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। और वहीं प्राइस मेकर, मान लीजिए कोई कार कंपनी है ना, वो मान लीजिए दो ही कार कंपनी है, तो एक कार कंपनी कहेगी नहीं मैं तो इतने पे बेचूंगा, तो वो उसे कहीं ना कहीं उसकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड है, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज प्राइस मेकर। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज आपका ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे ज़्यादा सोल इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्लासिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट फॉर्म कौन कौन सी तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रखा है। फर्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन है मोनोपोली, देन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन है ओलिगोपोली, देन है मोनोप्सोनी। अब एक एक करके हम इनको पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इसके परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, मोनोपोली के फीचर्स, मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स, ओलिगोपोली के फीचर्स, मोनोप्सोनी के फीचर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका परफेक्ट कंपटीशन। देखिए परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एक तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब एक ही जैसा आइडेंटिकल, जैसे वीट हो गया, है ना, आइडेंटिकल है, आप डिफर नहीं कर सकते कि ये गेहूं कौन से स्टेट का है या किस फार्मर ने उगाया है। दूसरी बात है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का, है ना, कोई भी एक सिंगल फार्मर वीट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कंट्री के। तो वो सारी जो कॉमोडिटीज़ हैं, ऐसी कॉमोडिटीज़ जिसके लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, एक जैसे हैं, और बेसिकली वो एक बंदा कोई भी मार्केट को या मार्केट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, उस कमोडिटी के प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, वो बेसिकली हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसके इसके कुछ फीचर्स हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या करेंगे ये MCQ में, अब इसके इसके परफेक्ट कंपटीशन ऊपर दे देंगे और इसके फीचर्स लिख देंगे, तो बताएंगे बताओ कौन सा फीचर परफेक्ट कंपटीशन का नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, तो आपको इसके फीचर्स को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर? ठीक है, और इसमें जो प्राइस है, जो फर्म है, ऑलवेज दे आर द प्राइस टेकर रेदर देन द प्राइस मेकर, और इनके जो सेलर्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, प्राइस टेकर्स बोला जाता है, प्राइस मेकर नहीं बोला जाता। नेक्स्ट है, ये एक होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब उनकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो बिल्कुल सेम रहती है। जैसे वीट ले लीजिए आप, ओके, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम। ओके, तो ये सारे क्या हैं आपके बेसिकली उस वो सारे ऐसे गुड्स जिनके होमोजीनियस हैं, और बेसिकली आपके क्या कह सकते हो, ये सारे जो फीचर, जो भी प्रोडक्ट इस फीचर्स को सेटिस्फाई करेगा वो आपके परफेक्ट कंपटीशन में वो प्रोडक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट। इसमें क्या होता है, मोस्टली फ्रीडम होती है ना, कि मतलब आप जाके कभी भी एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहो तो अभी जाके वीट उगाना शुरू कर दो, मीन्स जब भी उसका सीज़न होगा, और जब चाहो तो आप उसे नहीं उगा, अगले सीज़न में मत उगाना, आप कुछ और उगा लीजिए, है ना। जब वीट का ही टाइम होगा आप वीट मत उगाइए, कोई मना करने वाला नहीं है। तो आपको फ्रीडम है, आप कभी भी उसमें एंट्री कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है बेसिकली। नेक्स्ट है दैट इज़ अ परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कल आप गेहूँ उगा रहे हैं, आप वीट लगा रहे हैं, ठीक है, आप उसके बाद आपका वीट लगाने का मन नहीं किया क्योंकि आप फ्री हैं, तो आपने बोला कि अब मैं जितने भी रिसोर्सेज वीट में लगा रहा था, अब मैं किसी कॉमोडिटी बी, मान लीजिए शुगर केन में लगाऊंगा। तो आपने क्या किया, जितने भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे थे, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, बेसिकली आपने इसमें चेंज कर दिया। आपने इसके दूसरे कॉमोडिटी में बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, बेसिकली आपने रिसोर्सेज को मोबाइल कर दिया, मतलब चेंज मूव कर दिया, तो उसे बोलते हैं परफेक्ट मोबिलिटी। तो इसमें परफेक्ट मोबिलिटी होती है, मतलब आप कभी भी आप अपने जो है स्विच कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू अनदर। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे बहुत कंज्यूमर्स और फर्म्स उन्हें बहुत अच्छे से परफेक्ट नॉलेज होती है। ईच फर्म्स नोज द प्राइस, ईच कंज्यूमर नोज द प्राइस। तो यहाँ पे इसलिए एक तरह का यूनिफॉर्म प्राइस भी देखने को आपको मिलेगा इस फॉर्म ऑफ मार्केट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पूरे फीचर्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वन मोर फीचर इज दैट इज द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है हम नील लेके चलते हैं कि इसका कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत ही हल्के ये आसपास मार्केट्स में या बेच दिया जाता है, या आप कह सकते हो कि इसके जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को हम नील लेके चलते हैं। ठीक है,
ओके, कई इकोनॉमिस्ट अब ये है कि ये इसमें थोड़ा सा उन्हें मतलब आप कह सकते हो कि कई इकोनॉमिस्ट इसे थोड़ा सा डिफर करते हैं। डिफर इन द सेंस मतलब वो कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंडर एक प्योर कंपटीशन भी होता है। तो वेरी सिंपल, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अगर कोई चीज़ कोई कॉमोडिटी अगर सिर्फ पहले के तीन ही फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम प्योर कंपटीशन। और अगर वो सारे फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो बोलेंगे प्योर परफेक्ट कंपटीशन। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहले की अगर तीन फीचर्स को लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? प्योर कंपटीशन। तो क्वेश्चन आता है कि प्योर कंपटीशन में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, तो ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। मान लीजिए चौथा ये देगा तो आपको बोलेगा विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ द परफेक्ट प्योर कंपटीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर कंपटीशन के तीन होते हैं: लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ठीक है, वेरस जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके छः के छः होते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो प्योर कंपटीशन है इसी का पार्ट है, या ये एक तरह का फादर है इसका प्योर कंपटीशन का। ठीक है, बाकी पढ़ भी सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखा भी है जो आप द कंपटीशन इज सेट टू बी प्योर व्हेन द फर्स्ट थ्री कंडीशन एक्सप्लेन्ड आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं, तो ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है तीनों फीचर्स क्या हैं। तो अगर सिर्फ तीन फीचर्स होंगे तो प्योर, अगर छः के छः होंगे तो परफेक्ट। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। टू ग्रीक वर्ड से बना है। मोनोस मतलब सिंगल एंड पोलोस मीन्स सेलर। बेसिकली यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, मोनोस मीन्स सिंगल एंड पोलोस मीन्स अ सिंगल सेलर। तो बेसिकली मोनोपोली का क्या मतलब हो गया? अ सिंगल सेलर। ठीक है, तो एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है। आप पूछेंगे सर अब सिंगल सेलर कौन सा हो सकता है? देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे पंजाब में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही है जो क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। जैसे पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, देन यू हैव द बेसिकली आप रेलवेज देख लीजिए। आप रेलवेज जितना भी है आपका, वो क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही चलाया जाता है। तो दे आर सिंगल पर्सन, मीन्स दे आर सिंगल दे आर ओन्ड बाय अ सिंगल फर्म और अ सिंगल सेलर। ठीक है, और कोई कंपनी की रेलवे नहीं आपको दिखेगी इंडिया में, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही रेलवेज है। क्लियर? ऐसे ही पंजाब में अगर इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में या कंट्रीज़ में या आप कह सकते हो बेसिकली पूरे रीजन में एक सिंगल सेलर हो सकता है किसी भी एक चीज़ का। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि मोनोपोली क्या होता है। बेसिकली एक वैसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है कि इन विच देयर एग्जिस्ट ओनली अ सिंगल सेलर और अ सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब कहने का मतलब है कोई भी कॉम्पिटिटर उसके आसपास भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ द मोनोपोली। इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सिंगल सेलर, ये मार्केट में सिंगल होता है। देयरफॉर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब भी आप एक सिंगल सेलर होंगे तो ऑलवेज यू विल बी प्राइस मेकर। आपको प्राइस मेकर बोला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्राइस आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। ओके, नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। कोई भी जब कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो क्लोज सब्सटीट्यूट होने की कोई मतलब ही नहीं है ना। जब कॉम्पिटिटर होंगे तभी आप उसका कोई सी कॉमोडिटी का क्लोज सब्सटीट्यूट बना पाएंगे। जैसे कोलगेट का आप कह सकते हैं क्लोज सब्सटीट्यूट कौन है? पेप्सोडेंट है। ठीक है, पेप्सोडेंट क्या है? आपका क्लोज सब्सटीट्यूट है किसका? आपका इसका पेप्सोडेंट है क्लोज सब्सटीट्यूट आपके कोलगेट का। सेम वे डाबर भी है इनका क्लोज सब्सटीट्यूट। लेकिन इसमें क्या होता है, मोनोपोली के मार्केट एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें आपका क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दैट इज योर क्लोज एंट्री। ओके, इसमें बेसिकली क्लोज एंट्री होती है, मतलब तभी तो ये सिंगल सेलर हैं, क्योंकि कोई दूसरों को इतनी जल्दी अलाउ नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए रेलवेज है। ठीक है, पहली बात, अब रेलवेज अलाउ करने की मतलब नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। देखिए, रेलवेज एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे गवर्नमेंट ही चला सकती है, क्योंकि इतना आपको पता है रेलवेज इस समय कोई हैवी लॉसेस से आप कह सकते हो, इतना कोई खास प्रॉफिट में नहीं चल रहा। तो कोई भी सबसे पहले फर्म उसे उस पे नहीं चला सकता। ठीक है, उतने कम रेवेन्यू पे नहीं चला सकता। और ऑब्वियसली बात है कि रेलवेज एक बैकबोन है, रेलवेज कॉमन पीपल का एक जरिया है ट्रैवल करने का, तो उसका उस पर रेट भी नहीं बढ़ाए जा सकते। तो इसलिए जो फर्म है बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली आपके जो क्या क्या कह सकते हैं, जो रेलवेज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है, रेलवेज को हैंडल करने के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि कोई भी प्राइवेट बॉडी उसे करने से बचेगी। नेक्स्ट है प्राइस मेकर। मैंने ऑलरेडी बता दिया प्राइस मेकर कौन से होते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर सिंस दे आर सिंगल सेलर, दे आर सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट, सो दे आर अ
बेसिकली प्राइस मेकर, ये प्राइस सेट कर सकते हैं, ये प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर द प्राइस, ओके, प्राइस मेकर, ओके, दे आर कॉल्ड द प्राइस मेकर। और जो परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव मार्केट है नहीं, अगर कॉम्पिटेटिव फर्म होते तो दे वुड हैव बीन द प्राइस टेकर, ठीक है, लेकिन इनके पास यहाँ पे खूब सारी पावर होती हैं। और यहाँ पे इनके पास पावर होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कहने का मतलब है, मान लीजिए एक ए कंज्यूमर है, एक बी कंज्यूमर है, तो हो सकता है कि इससे अलग प्राइस चार्ज कर ले सेलर, इससे अलग प्राइस चार्ज कर ले, क्योंकि ये मोनोपोली है, ठीक है, वो सिंगल है, तो उसकी मर्जी है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। देखिए जैसे रेलवेज में होता है ना, रेलवेज में आपने देखा होगा, अगर आप क्या है, मतलब इफ़ यू आर द, अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं या आप मतलब फिजिकली डिसेबल्ड हैं कोई, तो उनको खास एक वो दी जाती है, छूट दी जाती है ना, तो उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब किसी से और प्राइस लेना, किसी और से वही चीज़ के और प्राइस लेना। तो ये कौन कौन ही कर सकता है, ये सिर्फ आपके मोनोपोली वाला मार्केट स्ट्रक्चर ही कर सकता है, या सेलर जो एक मोनोपोली है, ओके, वो ही कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ प्रोड्यूसर सेल्स द सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस। तो प्राइसेस अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट पीपल के लिए बेसिकली डिफरेंट प्राइस हो सकते हैं, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट्स, आपको 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं मोनोपोली के। सो सिंगल सेलर होता है, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता उसका, क्लोज एंट्री होती है। अब क्लोज एंट्री हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ही लगाई हो रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन की वजह से, या उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो उस इंडस्ट्री में या उस फर्म में एंट्री करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने बोला रेलवेज में आपको, रेलवेज अगर आपको स्टार्ट करनी है अगर कोई प्राइवेट फर्म के द्वारा, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले लैंड एक्वायर करना, उसको बाद आप रेट भी नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन पीपल का एक वो है, आप कह सकते हो जरिया है। तो बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस है, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है डेफिनेटली अपने आप ही वो एंट्री क्लोज ही हो जाती है ना, बहुत मुश्किल होता है उसे। नेक्स्ट है प्राइस मेकर, ऑब्वियसली इफ दे आर सिंगल सेलर, सो प्राइस मेकर बोला जाएगा उनको। दे हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, तो उनके पास एक क्या पॉसिबिलिटी है, दे कैन डिस्क्रिमिनेट द प्राइस, मतलब ये अलग, हर एक अलग इंसान से अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ पावर, ठीक है। और दूसरा इंसान बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ही इज अ सिंगल वन, अगर आप मना करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं, है ना, बिकॉज ही इज़ द ओनली वन प्रोड्यूसर और फर्म। सो आई होप आपको अच्छे समझ में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है क्या, बेसिकली इसके कुछ फीचर्स और इसके कुछ फीचर्स को जब हम असेंबल कर देते हैं, मतलब इन दोनों में से अगर हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला के, बेसिकली इन दोनों के कुछ फीचर्स को मिला के बेसिकली आपका क्या बन जाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है। देखिए कैसे, आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि वी हैव डिस्कस द टू एक्सट्रीम मार्केट स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट कंपटीशन हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, और एक हमने डिस्कस कर लिया है आपका मोनोपोली। ये दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। और लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक है, बेसिकली देखो मोनोपोलिस्टिक बना कैसे है, ये दो वर्ड से ही बना है आपका, एक तो परफेक्ट कंपटीशन प्लस आपका मोनोपोली, तो इन दो वर्ड्स को ही मिला के बेसिकली आपका क्या बन गया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आप ये कह सकते हो कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन में आपके इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं और इसके भी कुछ फीचर्स होते हैं, बट ये तीनों आपस में डिफरेंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। चलिए ठीक है, और इसको बेसिकली आप कैसे, तो इंट्रोड्यूस किसने किया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड चैम्बरलिन फाइन। अब सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीन सब जितनी भी आपकी मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं उनका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक बार अगर मीनिंग क्लियर हो गया, उसके फीचर्स क्लियर हो गए, तो आप आराम से एमसीक्यू में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है, या उसका बेसिकली ये किस टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है, आफ्टर रीडिंग द मीनिंग एंड उसके जो फीचर्स होते हैं। तो क्या है इसके मीनिंग, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। देखिए ध्यान रखना है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं इसमें, ठीक है, और ईच सेलर सेलिंग समवॉट डिफरेंशिएटेड बट क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मतलब हर एक सेलर क्या करता है, एक तरह का मतलब गुड़ तो सेम ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएटेड चीज़ होगी, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। डिफरेंस कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता था, कि बहुत सारे सेलर्स होते थे, लार्ज नंबर, मतलब बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते थे, प्लस इट वॉज अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या है, सेलर्स तो लार्ज हैं
ठीक है, अनयूजुअली लार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोनो परफेक्ट कंपटीशन में तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज थे, लेकिन इसमें जो है मोनोपोलिस्टिक में लार्ज सेलर्स होते हैं, अनयूजुअल लार्ज नहीं होते। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो भी ये गुड्स सेल कर रहे हैं, ये गुड्स तो सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ इसके फीचर्स अलग होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ठीक है, टूथपेस्ट को क्या पेप्सोडेंट भी बनाता है, कोलगेट भी बनाता है, कोलगेट की एक ब्रांड भी है। देन यू हैव द डाबर ऑल्सो, देन यू हैव अ पतंजलि ऑल्सो। है तो टूथपेस्ट, लेकिन सब आपस में अलग अलग हैं और सबके प्राइसेस अलग अलग हैं, और सबका एक अच्छा खासा शेयर है मार्केट में। अब मोस्टली कई लोग पेप्सोडेंट प्रेफर करते तो दे ऑलवेज बाय पेप्सोडेंट। अगर मान लीजिए ये शॉप में नहीं मिलता तो दे विल गो टू सम अदर शॉप, बिकॉज दे आर हैबिचुअल और बिकॉज दे आर अकस्टम्ड, या फिर उनको ये सूट करता है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है, ऐसे ही कोलगेट, जो कोलगेट यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन कई ऐसी भी फोक है जिन्हें कोई मैटर नहीं करता, कोई भी मिल जाए बस सबसे काम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन कई कई जगह का कई बार ये एक स्पेसिफिक भी होता है, सिंस इट इज़ अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और बट क्लोज सब्सटीट्यूट, और ऑब्वियसली बात है इनकी सब्सटीट्यूट बहुत क्लोज है, मतलब आपस में काफ़ी ये मिलते जुलते हैं। ओके, एंड दे हैव द ऑब्वियसली बात कंपटीशन, इनमें कंपटीशन भी काफ़ी होता है, अनलाइक इन द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि एब्सोल्युटली द गुड जो होता है वो होमोजीनियस होता है, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में गुड अलग होने की वजह से आपका कंपटीशन भी तो रहेगा ही रहेगा, प्लस सब्सटीट्यूट्स भी रहेंगे। ठीक है, और आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, लेकिन अनयूजुअली लार्ज नहीं है जितने हमारे परफेक्ट कंपटीशन में होते थे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो फटाफट इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके सेलर्स भी काफ़ी हैं और बायर्स भी बहुत हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अनयूजुअली लार्ज नहीं है। ठीक है, ओके, दीज आर नॉट अनयूजुअली लार्ज, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता था अनयूजुअली लार्ज थे, बहुत ही ज़्यादा सेलर्स हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो जितनी भी कंपनीज है, बेसिकली जितने भी सेलर्स हैं, उन पे थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, या वो थोड़ा बहुत प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन मोनोपोलिस्टिक में आप कह सकते हो, मान लीजिए 100% है, तो 30% जो है, एक जो सेलर है वो अपना प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि उसका समवॉट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, अगर उसकी आप कह सकते हो कि एक अपील बहुत अच्छी है, एडवर्टीजमेंट अच्छी है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छे प्राइस पे, महंगे प्राइस पे भी अपने गुड्स को जो सेल है हाई रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए सेलर के पास इसमें कुछ परसेंटेज ऑफ पावर होती है, या कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लुएंस करने की प्राइस को पावर होती है, अनलाइक इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, the fairly implication of fairly large number of seller from each produces a small share of output। तो कुछ ना कुछ स्मॉल शेयर ऑफ आउटपुट सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंडर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि एक तो प्राइस और आउटपुट डिसीजंस है उनके खुद के होते हैं, और क्या करते हैं, दे हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस ऑल्सो, कुछ हद तक इन्फ्लुएंस भी होता है, एंड इवन दे कैन लोअर द प्राइस ऑल्सो, प्राइस बड़े लोअर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कंपटीशन या मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, बेसिकली राइवलरी फर्म्स को एक तरह का दूर रखने के लिए, दे कैन इवन लोअर द प्राइसेस ऑल्सो। ठीक है, वेरस परफेक्ट कंपटीशन में आपका जो प्राइस है बिल्कुल चेंज नहीं होता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म प्राइस होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे प्राइसेस हो सकते हैं। दे कैन सेट देयर ओन प्राइसेस, इसलिए इनको प्राइस मेकर बोला जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है, क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर सेलर्स आपके प्राइस मेकर होते हैं या प्राइस टेकर होते हैं? आप बोलेंगे प्राइस मेकर्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, ये किसका फीचर्स आ गया आपका? ये मोनोपोली का फीचर आ गया। तो कुछ फीचर्स इसके परफेक्ट कंपटीशन के हैं, कुछ फीचर्स इसके मोनोपोली के हैं, लेकिन है तीनों डिफरेंट ही है। ठीक है, तो इस केस में ये मोनोपोली का फीचर मोनोपोली में मोनोपोलिस्टिक में आपका देखने को मिलेगा। और ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, हर कमोडिटी का प्राइस अलग हो सकता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल सेम प्राइस रहता है, और आपका होमोजीनस गुड होता है, बिल्कुल गुड भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है। आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा गुड कौन प्रोड्यूस कर रहा है या कहाँ से आ रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पर लिखा भी है, सो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर वेरी लार्ज। ओके, एंड सो बायर्स ज़्यादा लार्ज, बायर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेलर्स। ठीक है, तो कोई भी सिंगल जो बायर होता है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का, मतलब जो खरीदने वाला है, मैं सेलर की बात नहीं कर रहा, सेलर तो कर सकता है, जो बायर होता है, हम लोग खरीदते हैं। हम लोग अगर मान लीजिए, अगर मैं कल के दिन एकदम पेप्सोडेंट ना खरीदना चाहूँ, मैं मतलब मैं उसे ना खरीदूँ, तो कोई खास उसकी जो सेल है उस पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो नो सिंगल या इंडिविजुअल बायर
इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्राइस का। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये किसका फीचर आ गया, आपका परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आ गया, क्योंकि उसमें भी क्या जो होते हैं वो बायर्स होते हैं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकते प्राइस को। ठीक है, लेकिन सेलर कर सकते हैं मोनोपोलिस्टिक में, और वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में सेलर भी नहीं कर सकते। क्लियर हुई मेरी बात। दूसरा पॉइंट है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया, इसको मैंने समझा दिया है कि ये गुड सेम होगा। ठीक है, गुड्स आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो उसका की एलिमेंट है, या आप कह सकते हो कि उसका कुछ जो बेसिक चीज़ है वो सेम होता है। जैसे टूथपेस्ट हो गया, है ना, है तो काम क्या है सबको, टूथपेस्ट मतलब वर्क तो सबका सेम ही है, लेकिन आपको कोलगेट की कंपनी, आपको पेप्सोडेंट का ब्रांड, आपको पतंजलि का ब्रांड, आपको डाबर का ब्रांड, पता नहीं कितने तमाम ब्रांड मिल जाएंगे आपको मार्केट में। ठीक है, तो लेकिन है आपस में सब डिफरेंशिएटेड होते हैं, एंड इवन दे हैव द यू कैन से डिफरेंट फीचर्स, है ना। कोलगेट में कुछ आपको, कोलगेट में बोलते हैं नमक है, पेप्सोडेंट में ये है, उसमें लौंग है, उसमें कुछ और है, पता नहीं क्या 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 क्या। अब धीरे धीरे पता नहीं सब कुछ ले आएंगे, ये सारे मसाले भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दीज आर नॉट होमोजीनियस, ओके, होमोजीनियस नहीं होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका फीचर दैट इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसमें क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, ये तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आ गया मोनोपोलिस्टिक में। मतलब आप जब मर्जी, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब मर्जी आइए, जब मर्जी आप प्रोड्यूस करिए, और जब मर्जी आपको सही लगता है कि अब मुझे प्रोड्यूस नहीं करता तो आप एग्जिट कर दीजिए मार्केट से। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ गई। सो देर इज़ अ फ्री एंट्री एंड द एग्जिट। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दे ओनली अर्न द नॉर्मल प्रॉफिट, इनको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में तो होता ही शॉर्ट रन, लॉन्ग रन उनको होता ही क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। लेकिन आपका जो मोनोपोलिस्टिक में इसको लॉन्ग रन पे क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ठीक है, ओके, इनको क्योंकि सिंस फ्री और एंट्री एंड एग्जिट है, तो इसमें आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल सकता। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको किस में मिलता है, मोनोपोली में मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको पीछे इस लेक्चर के साथ आपको पिछले जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर करता हुआ चला जा रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन पे डेफिनेटली इनको कोई लॉसेस भी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, अपने गुड को बेचने के लिए जो कॉस्ट लगता है, बेसिकली क्या हो गया, वो एडवर्टीजमेंट हो गया। ठीक है, शाहरुख खान को आपने देखा होगा, बड़े बड़े फिल्म स्टार, विराट कोहली, MS धोनी, सो क्या है वो, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं, अपने गुड को बेसिकली एक तरह का अच्छी क्वालिटी का दिखाने के लिए, एक अच्छी को प्रमोट करने के लिए बेसिकली उसको, तो वो एक प्रमोशनल टूल है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। तो एडवर्टीजमेंट भी आ जाता है, और भी जितना भी कॉस्ट कंपनी खर्च करती है। ठीक है, ओके, इन ऑर्डर टू सेल इट, उसे बेचने के लिए, बेसिकली बेचने के लिए तो कॉस्ट सेलिंग इनकर हो रहा है, मतलब किसी चीज़ को बेचने के लिए मार्केट में उसको उसके ऊपर और पैसा लगाया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक में सेलिंग कॉस्ट होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता था बिल्कुल नहीं, मोनोपोली में होता था बिल्कुल नहीं। तो एक नया फीचर है अपार्ट फ्रॉम द परफेक्ट कंपटीशन एंड अपार्ट फ्रॉम द मोनोपोली, एक यूनिक फीचर है आपका मोनोपोलिस्टिक में। क्लियर हो गई मेरी बात। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है कि इट इज असेंशियल पार्ट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्म्स अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete विद नॉट मेयरली बाइट प्राइस कटिंग। देखिए, एक तो प्राइस कट करके भी वो आपस में compete करते हैं, एंड नॉन प्राइस कंपटीशन भी होता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट होती है, उसमें अपने प्रोडक्ट्स को एक अच्छा क्वालिटी का दिखाया जाता है। ठीक है, एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ही भी क्या है, एक तरह का नॉन प्राइस कंपटीशन है। ठीक है, और एक प्राइस कंपटीशन तो होता ही है। दूसरी बात है, इनमें इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है, मतलब कोलगेट चाहे तो अपना प्राइस पेप्सोडेंट से अलग रख सकता है, पतंजलि चाहे तो अलग रख सकता है। ठीक है, और उसे एक अच्छे एडवर्टीजमेंट से वो बेच भी देते हैं। सो अ फर्म अंडर द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। बिल्कुल बात है, सही बात है। इट मेक्स इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता था? क्या दे कैन मेक अ इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी? बिल्कुल नहीं। मोनोपॉली में, हाँ, मोनोपॉली में उनकी इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी होती है। तो ये आप कह सकते हो, ये जो फीचर है बेसिकली आपका मोनोपोलिस्टिक और मोनोपॉली दोनों के अंडर है। तो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द थिंग्स, ओके। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार आप जरूर रीड करिए। जैसे ये जो पॉइंट्स हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट वाले, इसमें से MCQs बन सकते हैं। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है, क्या परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मोनोपॉली में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, मोनोपॉली में ज़रूरत ही नहीं है सेलिंग कॉस्ट की, क्योंकि वो बना ही अकेला रहा है, आपको खरीदना ही उससे है। अब रेलवे को कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत है? कभी नहीं देखा होगा कभी शाहरुख खान, ठीक है, रेलवे के आगे डांस कर रहा हो कि आओ रेलवे में आओ राइट, उन्हें ज़रूरत नहीं है। या अमिताभ बच्चन उसमें आके KBC खेल रहा है, राइट, आपको कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि वो ही है बस। ठीक है, चलिए,
तो आपको चाहिए समझ में आ टू डिस्कस दैट इज अ ओलिगोपोली। ओके, सो नेम थोड़ा सा फनी लगेगा आपको या नेम थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। सो ओलिगोपोली इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है। देखिए सिंपली अगर मैं पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँ, तो एक तो हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहला वाला, और बाकी जितने भी हो गए वो हो गए इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन शॉर्ट फॉर्म में आईपीसी लिख दिया है। मतलब इसके अंदर मोनोपोली भी आ जाएगा, इसके अंदर मोनोपोलिस्टिक भी आ जाएगा, इसके अंदर ओलिगोपोली भी आ जाएगा, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, मोनोप्सोनी भी आ जाएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद। तो बेसिकली एक एक हो गया परफेक्ट कंपटीशन, एक हो गया इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट के अंदर 4 आते हैं और परफेक्ट आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हम अगर हम डिवाइड करें परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच में, तो इम्परफेक्ट में के अंदर ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। ठीक है, सो ओलिगोपोली इज वन ऑफ द इम्परफेक्ट कंपटीशन अमंग द फ्यू सेलर्स। और इसमें क्या होता है बेसिकली ओलिगोपोली में, कि जो सेलर्स होते हैं ये फ्यू होते हैं। ठीक है, सेलर्स आर फ्यू। अब जैसे आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल बताओ, तो बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल, कार्स का। देखिए कार्स के ऐसे मल्टीपल कंपनीज हो ही नहीं सकती पहली बात, और है भी नहीं। व्हीकल्स जितने ऑटोमोबाइल्स हो गए हमारे, अब बाइक, इवन बाइक्स हो गई, ठीक है, उसकी भी कंपनीज लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा चॉइस है आपके पास, चॉइस है 5 से 6 कंपनीज के आपके बीच में, 7 कंपनी 8 कंपनी, मैक्सिमम 10 ले लीजिए, इतनी कंपनीज इंडिया में है जिसमें आप अपनी बाइक जो है ले सकते हैं। ऐसी कार है, इसके भी कंपनीज लिमिटेड है। ठीक है, तो ये होता है ओलिगोपोली। इसमें क्या होते हैं, सेलर्स फ्यू होते हैं, लेकिन इनका मार्केट बहुत अच्छा होता है, और हर एक सेलर का बहुत तगड़ा मार्केट होता है। ठीक है, जैसे मोनोपोलिस्टिक में हल्का मार्केट होता है और हर किसी का थोड़ा बहुत मार्केट होता है, लेकिन जो आपका ओलिगोपोली है इसमें सेलर्स फ्यू होते हैं, लेकिन इनका मार्केट बहुत होता है। ठीक है, हर एक सेलर का, और हर एक सेलर क्या है वहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। इवन जो मोबाइल फ़ोन्स हो गए आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, जो रेफ्रिजरेटर्स हो गए आपके, जितने भी हैं, वॉशिंग मशीन्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, ट्रक्स हो गए, बसेस की कंपनीज हो गई जो उसको मैन्युफैक्चर करती हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज बेसिकली क्या किस में आती हैं, ओलिगोपोली में आती हैं। क्लियर हुआ मेरी बात। चलिए तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देर आर फ्यू firms selling a product so that there is a intense competition among them। ध्यान रखिएगा यहाँ पे intense competition होता है। ओके, देर इज अ इंटेंस, और आपस में आप खुद देख लीजिए बजाज और होंडा में कितना कंपटीशन है। ठीक है, ऐसी कार्स में टाटा और आपकी जितनी भी बाकी गाड़ियां हैं, ओके, फोर्ड एंड ऑल। फिलहाल तो फोर्ड इंडिया से जा चुकी है, मीन्स रिसेंटली उन्होंने यहाँ से वाइंड अप कर दिया है, प्रोडक्शन अब नहीं करेंगे फोर्ड इंडिया में। ठीक है, तो बाकी और भी जितनी भी कंपनीज हैं आपकी, ओके, दे हैव अ वेरी इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स। ओके, अब आ जाते हैं भैया फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहला है इंटेंस कंपटीशन। बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है, क्योंकि क्या होते हैं, फ्यू प्रोड्यूसर्स होते हैं इंडस्ट्री के, और डिमांड सबकी अच्छी खासी रहती है। ठीक है, ओके, एंड हैज़ अ कीन कंपटीशन अमंग दैम इज बाउंड टू एग्जिस्ट सिंस देर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ लार्ज शेयर इन द मार्केट। मैंने ऑलरेडी बता दिया, कम सेलर हैं, सेलर आर फ्यू। ठीक है, लेकिन हर एक सेलर का एक अच्छा मार्केट है कंट्री में। ठीक है, यहाँ पूरे आप कह सकते हो इकॉनमी में। क्लियर हुई मेरी बात। चलिए, और जो राइवल्स हैं वो बहुत कम है, दो एवरी वन हैज़ अ वेरी इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट प्राइस। और हर किसी का मतलब हर एक सेलर का एक अच्छा खासा जो है प्राइस पे इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ओलिगोपोली में प्राइस इन्फ्लुएंस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है एक सेलर। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखिएगा, बाकी आप पढ़ सकते हैं। सो आप इतना आपको इतना टफ नहीं लगेगा। सो इट इवॉल्व बोथ द एग्रेसिव एंड द डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी यूज़ करते हैं ये। एग्रेसिव स्ट्रेटजीज मतलब एकदम प्राइस ज़्यादा फॉल कर देना। ओके, डिफेंसिव मतलब सेम प्राइस पे रखना। ओके, सो ओलिगोपोली इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द इंटर कॉम्पिटिशन। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस कॉम्पिटिशन आपको किस में देखने को मिलेगा? ओलिगोपोली में देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट टू मोनोपोलिस्ट। मैंने आपको बताया था कि मोनोपोलिस्ट में क्या होता था, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। ये बात ध्यान रखने की बात है कि जो ये वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोली इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो बजाज है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी होंडा पे। अब बोलेंगे सर होंडा पे कैसे डिपेंड करेगी? इनके तो अपने रिसोर्सेस है, इनके अपने रिसोर्सेस है। किसके? विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होगा? प्राइस सेट करना।
मतलब प्राइस क्या होना चाहिए एक बाइक का, बजाज टोटली बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी होंडा पे, कि अगर होंडा ही 110 सीसी की बाइक है या 125 सीसी की बाइक है, 150 सीसी की बाइक है, तो होंडा क्या प्राइस रख रही है, बजाज क्या रख रही है। अगर मान लीजिए बजाज ने बहुत ज़्यादा प्राइस रख दिया तो ऑब्वियसली बात है बजाज को फिर सेलर इसके जो है आपके डिमांड है कम रहेगी, होंडा की कम ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली ये प्राइस आसपास ही रखते हैं, ठीक है। तो ये वेट करते हैं अगर वो बाइक लॉन्च करे, सो व्हाट प्राइस दे आर कीपिंग, और उसके आसपास ही 3-4 हज़ार ऊपर नीचे ही रखा जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ मेरी बात, ठीक है चलिए। ओके, सो आगे चलते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद में नेचर ऑफ प्रोडक्ट, देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, द फर्म्स एंड द ओलिगोपोली में प्रोड्यूस आइदर होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बना सकते हैं वो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं या डिफरेंशिएटेड भी बना सकते हैं। तो ओलिगोपोली इज विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज प्योर ओलिगोपोली। तो जैसे मैंने आपको बताया था प्योर कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन है ना, दो उसी परफेक्ट कंपटीशन के अंडर प्योर कंपटीशन होता है। वैसे ही ओलिगोपोली भी दो तरह की होती है, एक तो आपकी प्योर ओलिगोपोली, जिसमें क्या होगा, अगर प्योर, अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्योर ओलिगोपोली किसको बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे विदाउट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप यहाँ कह सकते हो जहाँ पे प्रोडक्ट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, दैट इज अ ओलिगोपोली। एंड ओलिगोपोली विद द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दूसरा होता है कि जो ओलिगोपोली किसकी, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, विद द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लाइक इन द ऑटोमोबाइल कंपनी इंडस्ट्री मारुति सेंट्रो एंड इंडिका आर द एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तो ऑटोमोबाइल कंपनी आप देखेंगे मारुति सेंट्रो और इंडिका, ठीक है, ये गाड़ियाँ कार्स की ब्रांड है, तो इनमें सब में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड कुकिंग गैस ऑफ इंडेन एंड बुरशेन आर प्योर ओलिगोपोली। अगर आप एक इंडेन का गैस लीजिए और एक आप भारत का भी गैस ले लीजिए, एचपी का गैस ले लीजिए, आपको हर चीज़ उसमें सेम ही मिलेगी, वही गैस होगी, वैसा ही मेटल का आपको वो देखने को मिलेगा, कलर वलर अगर कांस्टेंट लेके चले तो सब कुछ वही है, ठीक है। और इसमें सेलिंग कॉस्ट होता है कि जैसे मैंने बोला था मोनोपॉलिस्टिक में सेलिंग कॉस्ट होता है, बिल्कुल होता है, इसमें भी सेलिंग कॉस्ट बहुत होता है। इसमें प्राइस कटिंग, सेल्स प्रपोर्शनल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्राइस कटिंग, देखिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, बाइकों पे, फ़ोन्स पे क्या होता है, दिवाली पे कितने ऑफर्स आते हैं, तो वो क्या है, सेल कटिंग प्राइसेस ही है, डिस्काउंट्स हैं। डोर टू डोर कैंपेन है, आपने कई बार देखा होगा, एक छोटी सी जगह पे उन्होंने एक अम्ब्रेला के अंडर मतलब बैठे होते हैं, दे आर कीपिंग फ्यू बाइक्स टू जस्ट टू ना एडवर्टीजमेंट, या बैंक्स के आगे बैठे होते हैं। ओके, तो बेसिकली ये क्या है, एक तरह की एडवर्टीजमेंट है। इवन इट कैन बी द वेरी, आपको देखा होगा कि इवन यू विल गेट द यूट्यूब पे, देन यू इन द ऑल सॉर्ट ऑफ वीडियो में आपको जो है बेसिकली आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट फुल स्विंग पे होती है अंडर द ओलिगोपोली। तो एडवर्टीजमेंट सबसे ज़्यादा अग्रेसिव कहाँ देखने को मिलती है, आपको ओलिगोपोली में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बैरियर टू एंट्री। यहाँ पे बैरियर टू एंट्री है, यहाँ पे बैरियर मतलब रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन यहाँ कहने का मतलब है कि आप भी आज के चाहो टाइम खोलने चाहो तो आप खोल सकते हो कोई भी, इवन यू कैन मैन्युफैक्चर बाइक्स कार्स, लेकिन दिक्कत ये है, एंड बैरियर कहाँ आएगा, बैरियर आएगा आपका इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको पैसा चाहिए, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह का बैरियर है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह का आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत हाई रहता है। सो द एक्जिस्टेंस ऑफ द ओलिगोपोली इन द लॉन्ग रन नेसेसिटेट्स द एक्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव बैरियर टू द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म्स टू द इंडस्ट्री। इन द एब्सेंस of these barriers of the entry of the new firm, the oligopoly may not retain its characteristics of few sellers in long run. A lot of industries dominated by a few firms is more in the modern economics because of such barriers. So basically आपने देखा होगा इस ओलिगोपोली के स्ट्रक्चर में एक फ्यू सेलर्स ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो बैरियर किस बात का है, एक तो इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात है पेटेंट राइट बहुत है, इसमें पेटेंट राइट्स होते हैं का, अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक तरह का इंजन किसी गाड़ी ने बना लिया तो वो इंजन कोई दूसरा बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब फिर नया कुछ लाना पड़ेगा, तो उन्हें फिर नई आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें बैरियर्स बहुत होते हैं ओलिगोपोली के अंडर। नेक्स्ट है दैट इज इनडेटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ द ओलिगोपोली, और इसमें जो आपको डिमांड कर्व है आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। देखिए आप ध्यान रखिएगा, इसके अंडर आप डिमांड कर्व जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द ओलिगोपोली इज द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्ट इज इनडेटर्मिनेट। अ डिमांड कर्व शोज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट्स फर्म कैन सेल एट द वेरियस प्राइसेस। देखिए डिमांड कर्व आपको पता क्या होता है, कि जो ऐसा कर्व होता है जो कि एक प्रोडक्ट का या कमोडिटी का कि डिफरेंट प्राइस पे जो कि बेचा जाता है वो कब होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन फर्म अंडर द परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस अ डेफिनेट डिमांड कर्व। बाकी सब में डिमांड कर्व आपको देखने को मिलेगा, बट आपका जो ओलिगोपोली में है उसमें आपका जो डिमांड कर्व है वो नहीं, आपको डिटरमाइन नहीं करना बहुत मुश्किल होता है,
ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कि अगर आप कोई भी चेंज प्राइस में लाते हैं तो कितना इफेक्ट उसका पड़ेगा। ठीक है, ऐसा रिजल्ट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय ओलिगोपोलिस्टिक कीप्स ऑन शिफ्टिंग। तो इसलिए आपका जो ओलिगोपोलिस्टिक्स का जो आपका डिमांड कर्व है बहुत ज़्यादा शिफ्ट होता रहता है, इसलिए इसे इनडेटर्मिनेट बोलते हैं, ये कोई डेफिनेट नहीं है। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, बाकी ये जो टॉपिक है एक बहुत ही इंटेंस टॉपिक है, मैं इतना ज़्यादा डीप जाऊंगा नहीं क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अपने आप में एक वाइड टॉपिक है। तो फिलहाल आपके लिए इतना याद रखना कि इसका जो डिमांड कर्व है एक मार्केट स्ट्रक्चर है जिसका डिटरमाइन करना मुश्किल होता है, दैट इज़ अ ओलिगोपोली। ओके, बाकी बाकी इसमें जो एडवर्टीजमेंट है बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, इंटेंस कंपटीशन होता है, इसमें दोनों तरह के गुड्स हो सकते हैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ओलिगोपोली। नेक्स्ट है आपका मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपके जो बायर होता है सिर्फ एक होता है, ये सबसे यूनिक है। मतलब एक ही बायर होगा, सेलर्स बहुत होंगे। सेलर्स बहुत क्या मतलब फ्यू सेलर्स होंगे। ठीक है, अब ये है जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ बेस्ट एग्जांपल, जो डिफेंस गुड्स बनाती है, जैसे टाटा भी डिफेंस गुड्स बनाती है, तो उसे खरीदता सिर्फ सरकार है ना। अगर आप AK-47 बना रहे हैं, मतलब कोई स्पेसिफिकली आर्मी के लिए बना रहे हैं, तो उसे आम लोग नहीं खरीद सकते। अब मिसाइल्स बन रही हैं, भले वो DRDO बना रहा है या इसरो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, तो वो बेसिकली बना किसके लिए, सिर्फ सरकार के लिए। उसमें भी बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो उसमें किस केस में बायर क्या हो गया, ओनली वन, और सेलर क्या हो गए, कई। अब गवर्नमेंट किसी को भी ठेका दे सकती है, सरकारी कंपनियां भी हैं, प्राइवेट कंपनी भी हैं जो कि ये सब चीज़ें बना के देती हैं। तो बायर लेकिन क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा, देयर विल बी अ सिंगल बायर। ठीक है, देयर विल बी अ सिंगल बायर। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक बार इसे रीड कर लीजिएगा इसको, और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कि एक तो सिंगल बायर होता है, मोनोप्सोनी सा मार्केट, जहाँ पर खरीदने वाला एक ही होता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं। ठीक है, इतने भी लार्ज नहीं है, मतलब सेलर्स का ही हो सकते हैं। ओके, देर मे बी अ लार्ज सेलर्स ऑल्सो एंड देर मे बी अ फ्यू सेलर्स ऑल्सो, लेकिन इसमें क्या है, बायर एक ही होगा। इसकी खासियत क्या है, खरीदने वाला एक ही होगा। तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट, ये स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने आपको बोला था कि जैसे डिफेंस गुड्स हो गए, है ना, या स्पेसिफिकली कोई ऐसे गुड्स हो गए जो किसी एक ही कंपनी की गाड़ी में लगने हैं, जैसे मारुति हो गया, तो वो पार्ट्स उसी गाड़ी में लगेंगे, है ना। तो वो एक ही बायर खरीदेगा, बाकी तो उसे खरीदेगा नहीं फिर कोई। फिर लैक ऑफ मोबिलिटी, यहाँ से रिसोर्सेज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं, ये एक तरह की, इसको मतलब शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक ही बायर के लिए वो चीज़ बना रहे हैं, उसका बायर दूसरा मिलेगा ही नहीं, तो आप अपने रिसोर्सेज भी जो है मूव जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये ऑब्वियसली बात है, इट इज़ अ प्राइस मेकर। क्योंकि सिंस प्राइस मेकर इसलिए है क्योंकि ये बायर एक ही है इसका। ठीक है, तो सेलर चाहे तो प्राइस अपने हिसाब से सेट कर सकता है। ठीक है, दे हैव अ पावर। तो इतना डीपली से पढ़ना नहीं है, बस इसके 3-4 फीचर्स आपको पता होने चाहिए, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है आपके डिमांड कर्व्स। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का डिमांड कर्व हर समय ऐसा रहता है, मोनोपोलिस्टिक का ऐसा रहता है, और मोनोपोली का ऐसा रहता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का, क्योंकि इसकी डिमांड कोई किसी के साथ, मतलब डिमांड जो है, मतलब सॉरी, जो इस एक सेम प्राइस पे जो वो है, आपका प्राइस सेम रहता है, भले डिमांड आपकी कोई भी हो। ठीक है, प्राइस सेम रहता है, इसमें प्राइस चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात है, ध्यान रखिएगा। मोनोपोलिस्ट में हम क्या मानते हैं कि लॉन्ग टर्म पे जो प्राइस है कम होगा। ठीक है, मतलब अगर उसे ज़्यादा सेल करना है तो वो अपना प्राइस लोअर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। और मोनोपॉली में ये माना जाता है कि मोनोपॉली उससे भी कम, मतलब लॉन्ग टर्म पे मोनोपॉली प्राइस कम करते जाएंगे। आप बोलेंगे सर प्राइस क्यों कम करेंगे, देखिए कोई रीजंस होते हैं। मान लीजिए, क्योंकि जो मोनोपॉली है जितना मोस्टली वो किसके लिए, वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो जैसे जैसे इनकी मतलब ये प्रॉफिट अर्निंग नहीं होते ज़्यादातर। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग मान लीजिए नहीं होते, तो इसलिए हम ये माना जाता है कि मतलब इन द, यू कैन से, व्हेन दे हैव टू इंक्रीज द सेल्स दे विल रिड्यूस द प्राइसेस। और सबसे ज़्यादा प्राइसेस कौन से रिड्यूस करेंगे, मोनोपॉली करेंगे। प्लस दे हैव अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज ऑल्सो, आपको पता ही है। और मोनोपोलिस्टिक में अगर आपको आपको क्या करना है, आगे और सेल करनी है, तो इसका प्राइस आप क्या करते हैं, लोअर करते जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इसका प्राइस सेम है। इसमें अगर आप पहले इस प्राइस पे बेचा आपने, फिर इस प्राइस पे बेचा, तो आप देख रहे हैं प्राइस कम होता जा रहा है ना, ये प्राइस कम होता जा रहा है, देखो। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे अपने डिमांड, जैसे जैसे इनकी बेसिकली आउटपुट बढ़ता है, या अपनी ज़्यादा सेल करने के लिए आउटपुट, ये क्या करते हैं, प्राइस को रिड्यूस करते हैं, और मोनोपोली सबसे प्राइस रिड्यूस कम करता है। ठीक है, तो अब आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो गया।
और आप प्लीज़ इसे एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। अगर ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली